हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए जल्दी से और शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। आज की अपनी कक्षा को बच्चे बढ़ाते हैं आगे। पढ़ना क्या है हमें, हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी चल रहा था बच्चे, काफी सारी कक्षाएं हो चुकी थी। आज उसी मेथड्स इन बायोलॉजी के विषय में ही हम अपनी अगली चीजों को बढ़ाएंगे। जस्ट अ सेकेंड बच्चे। यस, उसी हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे बच्चे। प्रोटीन का एनालाइज करने के लिए हमने वन डायमेंशनल मेथड पढ़ लिया था। अब बात करेंगे बच्चे टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन। टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन फॉर प्रोटीन प्रोटीन के एनालाइज के लिए बच्चे अब 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सॉल्ट में कैसे लिखते हैं, सॉल्ट में इसको हम 2DGE ऐसे, ये ऐसे लिखा आ जाता, समझ जाना। यही लिखा हुआ कि 2 डायमेंशन में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के विषय में पढ़ा गया। ये बच्चे क्या है, एक एडवांस प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक है। प्रोटीन तो हमने पिछले मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, ये एडवांस टेक्निक है। एडवांस प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक। ठीक है बच्चे, ये एडवांस हमारी प्रोटीन सेपरेट करने की तकनीक है, जिसमें प्रोटीन को दो अलग अलग प्रिंसिपल के आधार पर सेपरेट करते हैं। देखो एक बात सुनना बस मेरी, सब कुछ क्लियर मिलेगा दिमाग में। क्या मिलेगा भाई, वन डायमेंशनल जो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए आपने मेथड पढ़ा था, उसमें हमने बाकी सारी चीजों को सिमिलर कर लिया था। एक ही चीज का डिफरेंस था, साइज का। चार्ज को हमने यूनिफॉर्म कर दिया था, स्ट्रक्चर को हमने लीनियर बना दिया था, सबकी सेम हो गई थी। एक ही चीज का डिफरेंस था साइज, और साइज के आधार पे हमने सेपरेट किया था। बस यहां क्या होगा, दो चीजों का डिफरेंस होगा। यहां प्रोटीन जो होंगे उनमें दो चीजों का डिफरेंस होगा, और दो चीजों के डिफरेंस के आधार पे हम प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। मतलब एक साथ दो चीजों का अंतर होगा, और उन दोनों ही प्रॉपर्टी एक साथ लागू होंगी। पहले हमने सिर्फ साइज के आधार पे अलग किया था, अब साइज के साथ साथ हमें एक प्रॉपर्टी और चूज करेंगे, वो भी डिफरेंस होगा, और दोनों ही डिफरेंस के आधार पे प्रोटीन आपका इकट्ठा होगा। समझ में आ गया ना, इसलिए बोला एडवांस टेक्निक है बच्चे। तो दो अलग अलग प्रिंसिपल के आधार पे सेपरेट किया जाता, लिख देता हूं। इसमें प्रोटीनों को दो अलग अलग प्रिंसिपल्स के आधार पर बच्चे सेपरेट किया जाएगा। ठीक है बच्चे, दो प्रिंसिपल के आधार पे एक साथ सेपरेट करेंगे। आइए अब समझते हैं सर क्या चीज इसमें। देखो ये मैंने कहा दो अलग अलग प्रिंसिपल्स के आधार पे करेंगे। इसी बात को हम जब ये मेथड पढ़ते हैं कहीं पर भी, हमारे टेक्स्ट बुक में जहां पर भी, तो दो अलग अलग प्रिंसिपल के आधार पे अलग करते हैं। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन। मतलब पहले प्रिंसिपल के आधार पे हम क्या करेंगे, दूसरे प्रिंसिपल के आधार पे हम क्या करेंगे। इसलिए मैं डायमेंशन शब्द का यूज करूंगा क्योंकि वही लिखा होता है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो दो स्टेप,
तो फर्स्ट डायमेंशन यानी फर्स्ट स्टेप बोल दो, तो मैंने लिख दिया बच्चे फर्स्ट डायमेंशन। फिर अगला बच्चे सेकंड डायमेंशन, या दूसरा स्टेप बोल सकते हो। फर्स्ट डायमेंशन को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कहा जाता है इसको। फर्स्ट डायमेंशन या फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, बोले तो IEF, ये शॉर्ट में कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसमें क्या करते हैं प्रोटीन को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पर सेपरेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसमें प्रोटीन को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पर सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है कि ऐसा पीएच वैल्यू जिस पे प्रोटीन न्यूट्रल हो जाए। हर एक प्रोटीन के लिए ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है सेपरेट सेपरेट होता, अलग अलग होता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से प्रोटीनों को सेपरेट करेंगे। हो सकता है किसी प्रोटीन, कोई प्रोटीन जो है पीएच वैल्यू 12 पे न्यूट्रल हो जाए, कोई 13 पे न्यूट्रल हो जाए। सबका ये जो पॉइंट होता है ना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। तो हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस प्रोटीन का कितना है उसके हिसाब से उनको सेपरेट किया जाएगा। एक तो ये प्रोसेस चलेगी इसमें दूसरी आपकी, उसके बाद फिर से वही जो हम हमेशा से करते आए हैं, क्या, साइज के आधार पे। दूसरा एक प्रोसेस साथ में क्या चलेगी, साइज के आधार पे, साइज के आधार पे सेपरेशन करेंगे। दो प्रोसेस बच्चे इसके अंदर चलती हैं, एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पे, एक साइज के आधार पे, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो। ओके सर, अब इसको 2 डायमेंशन क्यों कहते हैं? देखो 1 डायमेंशन में तो प्रोटीन जो है ना, वो अगर आप उसको साइज के आधार पे अलग करते थे तो प्रोटीन एक जगह से चल के दूसरी जगह चल पहुंचता था, फिर अगला प्रोटीन आता था, फिर अगला प्रोटीन, फिर अगला प्रोटीन, फिर अगला प्रोटीन, एक लाइन बनती थी। यहां पर प्रोटीन जो है 2 प्रॉपर्टी के आधार पे इसमें अलग हो रहा है। तो यहां पर प्रोटीन जो है ना, एक प्रोटीन इधर से आया, एक इधर से आया, तो प्रोटीन का यहां बनता है क्लोट, यहां पर प्रोटीन का क्लोट बनता है, समूह बनता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों होती है इस प्रोटीन की, इसलिए इस मेथड को हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं बच्चे। समझ गए ना बात को? 2 प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, प्रोटीन का क्लोट बनता है, यहाँ पे लाइन नहीं बनती है, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे बच्चे। ओके सर, इतनी सी बात आ गई हमें समझ में। अभी थोड़ा सा कुछ बातें हम इनके विषय में और जानते हैं कि सर ये आइसो इलेक्ट्रिक, देखो बातें तो हम मोस्टली पढ़ ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कुछ कुछ बातें और जानते हैं। जैसे मैंने आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग एक शब्द का यूज किया है यहाँ पे, ये अलग से भी बताऊंगा अभी मेथड में। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग आपको याद हो तो देखो, प्रोटीन को सेपरेट करने का एक मेथड तो होता है कि हम उसको कैसे करें, साइज के आधार पे, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक होता है कि हम केवल और केवल उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पे सेपरेट करें, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, इसको आगे पढ़ोगे आप अलग से। एक मेथड होता है कि साइज और इसके दोनों के आधार पे करें, तो वो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 अलग अलग होते हैं, मिक्स मत करिएगा इन बातों को ओके सर। तो फर्स्ट डायमेंशन में मैंने इसी मेथड में हूं, अभी मैं इसी मेथड में हूं। तो फर्स्ट डायमेंशन में मैंने जैसा आपको बताया सेपरेट करते हैं, तो कैसे करते हैं? देखो भाई, प्रोटीन को हम क्या करते हैं इस मेथड में, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में, एक है ना स्ट्रिप होती है पीएच ग्रेडियंट वाली स्ट्रिप। पीएच ग्रेडियंट मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें अलग अलग जगह पे पीएच वैल्यू अलग अलग है।
तो प्रोटीन को माइग्रेट करवाएंगे, दौड़ाएंगे, तो प्रोटीन दौड़ेगा, मान लो 11 पीएच वाली जगह पे गया, फिर 12 पीएच पे, 13 पीएच, जितने पीएच पे ऐसे दौड़ रहा है। एक कोई ना कोई ऐसी पीएच वैल्यू आएगी कि जहाँ पे जाके प्रोटीन जो है ना वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। उस पर नेगेटिव चार्ज होता था ना वैसे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे जाके न्यूट्रल। तो जिस पीएच पे न्यूट्रल हो गया ना, उसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब दूसरे प्रोटीन का हो सकता है कि ये न्यूट्रल वाला पॉइंट कोई दूसरा पीएच वैल्यू होती हो। तो ऐसे ही पीएच वैल्यू मतलब किसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या, उसके आधार पे प्रोटीन सेपरेट करते हैं इस मेथड के अंदर बच्चे। ओके सर। तो प्रोटीन वहां तक माइग्रेट करता है जहां तक उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ना आ जाए। तो सभी प्रोटीन अपने अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और वहां रुक जाते हैं। फिर तो अलग अलग हो गए सर, ठीक है। दूसरा डायमेंशन दो था इसका ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं वैसे, इसको बोलते हैं एसडीएस पेज। पढ़ा है ना ऊपर, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हो एसडीएस पेज। ये दूसरे डायमेंशन में पूरा का पूरा प्रोसेस वही होता है, एसडीएस पेज, क्योंकि वही तो पढ़ा ना, साइज के आधार पे पूरी प्रक्रिया वही है बच्चे। वही एसडीएस के साथ में क्रिया करवाना, वही बफर आपका होगा, वही सैंपल बफर होगा आपका, सारी बातें वही होंगी। तो साइज के आधार पे करवाएंगे सर। ओके सर, ठीक है भाई, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो करवाने के बाद में क्या होगा, पहले प्रोटीन इसके आधार पे सेपरेट हुआ, फिर अब ये प्रोसेस करवाएंगे तो प्रोटीन जो है साइज के आधार पे सेपरेट होगा और प्रोटीन के ब्लॉट, प्रोटीन के धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। तो ऐसे इस प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। दैट्स इट, इतनी ही प्रोसेस है। एक बार क्रियाएं आपने प्रोसेस पढ़ ली तो बार बार समस्या में नहीं पढ़ने वाले हो, आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है सर। अब सेपरेटली हम पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये जो प्रोसेस है ना, वैसे हमने देख लिया, थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं एक बार। अगला मेथड है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के नाम से बच्चे जिसको हमारे द्वारा सर जाना जाता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के नाम से बच्चे हम लोग जिसको जानते हैं। देखो भाई, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहां पे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को हम समझते हैं। मैं फिर से एक बात आपको रिमेंबर करवाना चाहता हूं। मैंने कहा भाई, प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए या प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हमारे पास में पहला मेथड क्या था बच्चे, पहला मेथड हमारे पास में क्या था सर, वो था कि सर हमने केवल और केवल साइज के आधार पे सेपरेट किया। एसडीएस पेज के नाम से जानते थे, 1 डायमेंशन में होता था। फिर दूसरा मेथड आया हमारे पास 2 डायमेंशन में। उसमें हमने क्या किया सर, उसमें हमने 2 चीज़ों का यूज किया, साइज के आधार पे भी और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पे भी। अब तीसरा है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पे भी उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के नाम से। प्रिंसिपल क्या है बच्चे, ओके सर। देखिए, प्रिंसिपल इसका पॉइंट ये है, प्रोटीन प्रोटीन अलग अलग प्रोटीन अलग अलग पीएच रेंज पर अलग अलग चार्ज कैरी करता है। अलग अलग बच्चे चार्ज कैरी करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है मेरे भाई वो अलग अलग पीएच रेंज पर अलग अलग चार्ज कैरी करता है। इस बात को आप लोग समझिएगा जरा। ठीक है, अलग अलग पीएच रेंज पे अलग अलग चार्ज को कैरी करता है। ये तो हमारी बात हो गई सर आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसके अंदर जिस प्रिंसिपल का यूज होगा भाई, अलग पीएच वैल्यू तो चार्ज अलग होगा। इसी बात का फायदा हम उठाएंगे। ओके सर। जो हमारे पास ये आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल है ना,
इसके अंदर एक पीएच ग्रेडियंट बनाया जाता है। मतलब जो हमारी जेल है उसमें पीएच के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। मतलब उस पूरी जेल के अंदर अलग अलग जगह पे हम अलग अलग पीएच क्रिएट करते हैं। तो पहला तो काम ये था। दूसरा काम है पीएच ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट शब्द का मतलब सिर्फ ये होता है डिफरेंस, अंतर, है ना। अंतर क्रिएट करेंगे पीएच में। ओके सर। प्रोटीन फिर माइग्रेट करना शुरू करेगा और तब तक माइग्रेट करता है, पीएच में डिफरेंस होगा ना इस जेल में, तो प्रोटीन तब तक माइग्रेट करेगा जब तक उसका चार्ज उदासीन न हो। ये जेल है, यहां अलग पीएच है, यहां अलग पीएच, यहां अलग पीएच, यहां अलग पीएच, यहां अलग पीएच। आपने इलेक्ट्रिसिटी लागू करी, एक तरफ एनोड बन गया, एक तरफ कैथोड। प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। दौड़ेगा तो दौड़ते दौड़ते इतने पीएच पे इसका चार्ज अलग होगा, इतने पीएच पे अलग होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका पीएच मान यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो वहीं रुक जाएगा क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी लगाने पे दौड़ेगा क्यों, रुक गया। दूसरा प्रोटीन हो सकता है यहां रुक जाए। तो यही तरीका होता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो आपने कहा। ओके सर, क्लियर होगी बच्चे बात। मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं एक बार देख लीजिए। यहां पर भी मटेरियल्स के नाम एक बार आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा डिफरेंस है, कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा होते हैं इससे बाकी से। देखिए बच्चे, तो कौन से मटेरियल्स होंगे सर। एक पॉली एक्रिल एमाइड जेल, सबसे पहली चीज पॉली एक्रिल एमाइड जेल। ठीक है भाई, पॉली एक्रिल एमाइड जेल। और इसके अंदर खास बात क्या होनी चाहिए, पीएच ग्रेडियंट होना चाहिए। मतलब इसके अंदर अलग अलग जगह पे जो पीएच मान है ना बच्चे, उस पीएच वैल्यू के अंदर, पीएच मान के अंदर डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखेगा बस। और ये पॉली एक्रिलेमाइड जेल का यूज होगा। जेल ही तो है, जेल के अंदर की संरचना ही तो है, अभी पढ़ा था आपने। ठीक है सर। दूसरी बात फिर बच्चे एम्फोलाइट्स। अब किसका यूज होगा, एम्फोलाइट। दूसरी चीज क्या होती है इस मेथड में, एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स ये क्या चीज होती है सर, नया शब्द यूज हुआ है। एम्फोलाइट ऐसे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होते हैं जो पीएच ग्रेडियंट को स्टेबल करके रखते हैं। मतलब जो पीएच में डिफरेंस है ना, उसको बनाए रखने के लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड का बिहेव भी कर सकते हैं, जो बेस का बिहेव भी कर सकते हैं। तो स्मॉल एम्फोटेरिक molecules which maintain pH gradient छोटे छोटे उभयधर्मी अणु जो पीएच में अंतर को निर्धारित रखते हैं या स्टेबल रखते हैं। ठीक है।
फिर इसके बाद तीसरी चीज, यूरिया एंड चाप्स। ये क्या चीज है सर? ये कुछ नई चीज लगी सर हमें। यूरिया एंड चाप्स, इनका क्या यूटिलाइज होगा हमारे इस मेथड में? तो यूरिया का यूज सामान्यतः वही होता है हमारे प्रोटीन को डीनेचर करना। ये भी प्रोटीन को डीनेचर यानी विकृत करने के लिए ही यूज होती है ना। यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है, लीनियर हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन को विकृत करता है, जिससे प्रोटीन, फिर से वही बात है कि सर लीनियर हो जाएगा तो स्ट्रक्चर वाली बात हट जाएगी। ओके सर। और प्रोटीन को घोल के रखने के लिए फिर ये मटेरियल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को इस जो पीएच ग्रेडियंट वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूबलाइज यानी घोल के रखने के लिए, घोलने के लिए, सोल्यूबल बनाने के लिए बच्चे इसकी आवश्यकता होती है सर, हमें नीड पड़ती है। ओके सर। फिर वही है, इलेक्ट्रोफोकसिंग चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब जहां पे ये पूरा प्रोग्राम हमें करना है। फिर चौथा होता है बच्चे इलेक्ट्रोफोकसिंग चैम्बर होता है मेरे भाई। इलेक्ट्रोफोकसिंग चैम्बर मतलब चैम्बर जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड सेटअप और बफर वफर पूरा सिस्टम होता है। मतलब ये वो चैम्बर जिसमें पूरा काम हो रहा है, मतलब वहां पे क्या क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा जो बफर सिस्टम है जेल के अंदर हमने जो भरा हुआ है, इसको हम लोग एक कंबाइन नाम से बुलाना चाहे तो सेटअप बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो सेटअप और बफर सिस्टम। साथ में एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बस। साथ में जो हीट उत्पन्न होती है तो एक कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है ना, ठंडा रखने के लिए, यानी ऊष्मा का अवशोषित करने के लिए। प्रोटीन दौड़ेंगे तो थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है बच्चे। ओके। ओके सर। उम्मीद करता हूं बच्चे बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अगर यहां तक क्लियर हो गई है तो अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। ये हुआ हमारा एनालिसिस। ये हमने मेथड देख लिया बच्चे। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड हमने कर लिया है कंप्लीट, 1 डायमेंशन में भी कर लिया है, 2 डायमेंशन में भी कर लिया है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा बच्चे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जो बच्चे टारगेट बैच के अंदर हैं वो बच्चे, देखो सबसे पहला काम होता है जब हमारा एग्जाम बहुत निकट भविष्य में होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग अपने कर लें कवर। तो उसी थीम पे आपको भी लगे रहना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स आपने कवर कर लेने जिनसे एग्जाम क्लियर होने के चांस बन जाए। तो उनमें सबसे पहला सिलेक्शन इसी टॉपिक का होता है, लेकिन ये समझ में तब आता है जब आप पहले इन डीएनए आरएनए प्रोटीन सब जानते हो। तो हमने वो तो सारी चीजें बहुत पहले पढ़ ली थी, अब इसको ही पढ़ लिया हमने, है ना। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक और आपको इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो अभी चलेगा, बहुत चलना अभी तो, ये अभी तो ये बहुत लंबा चलना है ये, अभी तो जितना हुआ है उससे तो कई गुना ज्यादा क्लास और लगने इस पे, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आने हमें पता है, तो इसको तो हम पूरा डिटेल में करेंगे बच्चे, ठीक है। जो बच्चे टारगेट फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं वो तो फिर अब आप लोग तो 6 महीने, कम से कम 6 से 8 महीने के लिए पढ़ते रहो, आप लोगों को तो कहीं नहीं हिलना है, ठीक है ना, आप लोगों की प्रिपरेशन चलेगी। टारगेट जब हम किसी एग्जाम को करते हैं, महीने 2 महीने 2.5 महीने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर हमारा होता है प्लान कि इस तरह से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े जाए कि एग्जाम निकल जाए। और वैसे फिर 100% अगर किसी चीज़ की गारंटी हम सोचते हैं कि भाई निकालना ही निकालना, फिर फाउंडेशन उसके लिए होता है। फिर बच्चे उसके अंदर एक एक चीज़ सीक्वेंस में एक चीज़ आपको पढ़नी होती है, और क्योंकि आपके पास अच्छा खासा फिर समय होता है, ठीक है बच्चे। तो मस्तिष्क में दोनों ही बातों को याद रखिएगा और उसको सोच के फिर आपने प्रिपरेशन करनी है। चलिए सर, अब आते हैं ये जो हमने
इस यूनिट के अंदर अभी क्या पढ़ा हमने, अभी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को पढ़ा था, यानी एनालिसिस शुरू किया था हमने अभी क्या था, एनालिसिस ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, ये एक हमने हिस्सा शुरू किया था इस यूनिट का। पहला हिस्सा हमारा अलग था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने एनालिसिस वाली बात शुरू करी। अब तीसरी बात हम यहाँ पे इस यूनिट के अंदर शुरू कर रहे हैं बच्चे, उसका नाम होगा, ये मेथड, ये वाला जो हिस्सा हमने एनालिसिस वाला था ना, ये पूरा हो गया, ध्यान रखना बच्चों। तीसरा हिस्सा मैंने क्या कहा था, ये यूनिट हमारी 8 हिस्सों में बटी है टोटल। 8 भाग में से पहला भाग जो था ना, उसके हम टुकड़े पढ़ रहे हैं। पहले भाग का 2 टुकड़े पूरे कर लिए, तीसरे टुकड़े पे आए, ठीक है ना, तीसरे सब टॉपिक पे आए हैं, ऐसा बोल दो, पहले पार्ट के तीसरे सब टॉपिक पे आए हैं। उसका नाम है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट इन बैक्टीरियल एंड यूकारियोटिक सिस्टम। ये है भाई नाम अपना, जिस हिस्से को हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्या मतलब है समझाता हूं। जीवाणु व ससीम केंद्री जीवों में डीएनए या आरएनए की प्रतिलिपियां बनाना। ठीक है, नम्रता, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अब ये बात हमें शुरू करनी है, मतलब डीएनए आरएनए की क्वांटिटी बढ़ाना, उनकी कॉपी बनाना। रेप्लिकेशन मेथड पढ़ा है आपने छोटी क्लासों में। रेप्लिकेशन मेथड, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से और ज्यादा डीएनए बनाना। ठीक है बच्चे, डीएनए से और ज्यादा डीएनए बनाना आप सभी ने पढ़ा होगा ये। ठीक है, डीएनए से और ज्यादा डीएनए बनाना जो होता है बच्चे, उसको आप सभी ने ये पढ़ा होगा। तो ऐसे ही बच्चे हम क्या करते हैं, थोड़ा सुन लो, प्रीफेस सुन लो एक बार, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। कि मान लीजिए हमारे पास में कोई डीएनए का टुकड़ा है, उस डीएनए के टुकड़े को हमने उसकी मात्रा बढ़ानी है, हमने उसकी मात्रा बढ़ानी, क्वांटिटी बढ़ानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डीएनए के टुकड़े को किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं और उसके साथ फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है। अब ये काम हम बैक्टीरिया के अंदर भी कर सकते हैं कि भी हमने एक डीएनए का टुकड़ा लिया और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया के डीएनए से जोड़ के उसके अंदर डाल दिया। अब बैक्टीरिया ने क्या किया, जो हमने बाहर से टुकड़ा डाला था ना, उसने उस टुकड़े की भी कई कॉपियां बना दी, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ा दी। हो गया क्लोनिंग। क्लोनिंग तो यही है बच्चे, ये काम हम बैक्टीरिया में कर सकते हैं, या फिर ससीम केंद्रीय कोशिका मतलब यूकैरियोटिक का मतलब एनिमल्स में, फंगस में, इन जीवों में भी कर सकते हैं। भाई 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकारियोटिक एक यूकारियोटिक। तो प्रोकारियोटिक यानी बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं काम, और यूकारियोटिक के अंदर भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, जो हमारे पास में ससीम केंद्रीय ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ससीम केंद्रीय जीव हैं बच्चे, उनके अंदर भी हम लोग ये काम कर सकते हैं सर। ओके सर।
बढ़ा जाए बच्चे? ठीक है सर। तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या होती है। सरल शब्दों में लिख लेते हैं एक बार, ताकि घर पे रिवीजन करो तो दिक्कत ना आए आपको। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या होती है बच्चे? चलिए, मैंने कहा आप सभी को कि सर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या होती है। क्लोन्स देखो, ये तो ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर आणविक स्तर पे, आणविक स्तर पे यानी अणुओं के बारे में, जैसे आपका डीएनए आरएनए जो भी अणु है। क्लोनिंग का मतलब उसी के जैसा और एक और मॉलिक्यूल बनाना, यानी कि सर वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए या आरएनए के विशेष टुकड़े को एक होस्ट सेल में डालकर उसे कॉपी किया जाता है, उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। यानी लिख देता हूं, वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए व आरएनए को होस्ट सेल, होस्ट का मतलब जिसके अंदर भी डालते हैं, जैसे बैक्टीरिया में डालोगे तो होस्ट सेल बैक्टीरिया हो जाएगा, किसी एनिमल में डालोगे तो होस्ट सेल एनिमल हो जाएगा। तो होस्ट सेल में डालकर होस्ट सेल में डालकर उसके डीएनए के किसी विशेष खंड की कॉपियां विशेष खंड की कॉपियां बनाना, कॉपियां बनाना ये है डीएनए के किसी भी विशेष टुकड़े की, किसी विशेष सीक्वेंस की हम अगर कई सारी कॉपी, जैसे देखो आप फोटोकॉपी करवा के लाते हो ना, दुकान पे जाते हो, एक पेज ले गए तो पेज की फोटोकॉपी करवा के लाते हो, वही है बस। हमने भी क्या किया, वहां पे आप मशीन में डालते हो पेज को, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डीएनए को दूसरे जीव में डालते हैं, वो फोटोकॉपी करके देता है हमें कई सारे यूज होते हैं फिर हमारे पास उसके, तो यही काम होता है बच्चे आपका। ओके सर। अगर जनरल स्टेप की बात करूं, मतलब जनरली इसमें सामान्यतः क्या क्या स्टेप होते हैं इसमें, जनरल स्टेप्स। जनरल स्टेप्स, जनरल स्टेप्स की बात करते हैं बच्चे। तो सबसे पहला तो काम है कि भाई हमें जिस डीएनए या आरएनए की कॉपी करवानी है उसका टुकड़ा कहीं से हमें तैयार करना होता है, निकालना होता है कि भाई किसके डीएनए की कॉपी करवानी है। तो पहला जनरल स्टेप है डीएनए या आरएनए का, डीएनए या आरएनए का फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट या टुकड़ा तैयार करना, टुकड़ा तैयार करना। ठीक है, डीएनए या आरएनए का फ्रेगमेंट या टुकड़ा तैयार करना सबसे पहली बात, पहला स्टेप। और दूसरा फिर इसको हम वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। वेक्टर का मतलब होता है जिसके माध्यम से हम फिर मान लो जैसे हमें बैक्टीरिया में डालना है उसको, तो बैक्टीरिया तक लेके जाने के लिए कोई ना कोई तो वेक्टर चाहिए हमें, कि भी किस चीज के साथ जोड़ के बैक्टीरिया में डालेंगे उसको, मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, अभी जनरल स्टेप बता रहा हूं बस। तो ये जो टुकड़ा आपने तैयार किया है ना, इसको फ्रेगमेंट को
वेक्टर यानी वाहक से जोड़ना, इस फ्रेगमेंट को किसी वेक्टर से जोड़ना या उसके अंदर इंसर्ट करना, फिर वेक्टर को होस्ट सेल में डालना। अब बैक्टीरिया में आपको कॉपी करवानी है ना, तो फिर अब जोड़ने के बाद में अब इसको होस्ट सेल में डाल दो। अभी वेक्टर के अंदर आपने ये डाल दिया, वेक्टर को अब होस्ट सेल में डाल दो, वेक्टर को होस्ट सेल में डालना बच्चे। ठीक है भाई, अब वेक्टर को डाल दो प्यारे बच्चे होस्ट सेल के अंदर। ठीक है सर। और अब होस्ट सेल में डालने के बाद होस्ट सेल के अंदर डीएनए की कॉपी तैयार होगी। अब होस्ट सेल में डीएनए की कॉपी तैयार करना, ये जनरल स्टेप है। अब मैं स्पेशल स्टेप्स लिखूंगा तो मैं इनको और कई स्टेप में तोड़ तोड़ के बढ़ाऊंगा बातों को आगे, बट जनरली काम यही होना। जनरल स्टेप का मतलब होता है कि कौन कौन से काम इन्वॉल्व होंगे, जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को उन चीज़ों के अंतर्गत कौन कौन से काम हमें करने, 4 काम करने होते हैं क्लोन बनाने के लिए। डीएनए आरएनए का क्लोन तैयार करना है तो इनमें से कुछ काम करने होते हैं बच्चों। ओके सर, चलिए अब आते हैं डिटेल में, स्टेप पढ़ते हैं बच्चे। कई सारे स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, डिटेल स्टेप मैं हेडिंग डालता हूं, डिटेल्ड स्टेप्स। देखिए भाई, डिटेल्ड स्टेप्स के नाम से जिसको जाना जाएगा, तो पहला स्टेप है बच्चे फ्रेगमेंट तैयार करना। जैसा वहां पे मैंने लिखा था जहां से शुरुआत हुई थी, यहां भी वही है। स्टेप 1 का मतलब है फ्रेगमेंट प्रिपरेशन। तो आइए जरा स्टेप वाइज लिखते हैं। ये लो भाई, फ्रेगमेंट प्रिपरेशन, जिसके कॉपी करानी है ना, उस टुकड़े का निर्माण या उसकी प्राप्ति आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर। इसमें क्या करेंगे बच्चे, अब ये फ्रेगमेंट प्रिपरेशन के लिए, अच्छा आप लोग मुझे कोई सुझाव दे सकते हो? जो बच्चे जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, जिन बच्चों ने बेसिक्स पढ़ रखा है या जिन बच्चों ने बहुत सारी क्लास पहले भी कर रखी हैं, तो अगर आपको डीएनए का टुकड़ा लेना हो तो टुकड़ा लेने के लिए क्या कोई मेथड का आप सुझाव दे सकते हो बच्चे? मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप दे दोगे सुझाव, कोई ना कोई। कई तरीके हैं हमारे पास, मतलब डीएनए का टुकड़ा प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला बच्चे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग। टुकड़ा कैसे काटोगे? एंजाइम होते हैं ना। पहला तरीका है डीएनए का टुकड़ा काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग के नाम से जिसको हम लोग बोलेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग। ठीक है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग के नाम से बच्चे हम लोग जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि सर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के ऊपर कट लगा सकते हैं। किसी विशिष्ट जगह पे जो भी टुकड़ा आपको काटना हो वैसा ही एंजाइम ले सकते हो।
तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो। तो बच्चे क्या होते हैं, कुछ इसके अंदर बताता हूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं जो डीएनए को डीएनए को विशिष्ट विशिष्ट जगहों पर काट सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको देखो डीएनए में कई प्रकार के सीक्वेंस होते हैं और डीएनए को हम अपनी आवश्यकता अनुसार काटते हैं। कहाँ से काटना है उसके हिसाब से एक एंजाइम है हमारे पास, तो जहां से काटना हो वहीं से काटने वाला एंजाइम पकड़ के लाओ, डाल दो, डीएनए को वहीं से काटेगा जहां से उसकी आदत है काटने की। ठीक है, ये एंजाइम वेंजाइम सब पढ़ोगे आप लोग, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, चीजों को चलते रहेंगे अपने अपने समय पे चलती रहेंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी चुके हैं ये एंजाइम वाले केस के बारे में। ओके सर, तो मेरे भाई मैंने कहा ऐसे एंजाइम का, तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा हिंद 3, बैम HI, ई कोरी, ऐसे एंजाइम के नाम सुने आपने? एग्जाम्पल लिखता हूं एक आधे। हिंद 3, ई कोरी, बैम HI, याद करिए ये सारे एंजाइम्स, इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीजें जो बच्चे पहले मुझसे पढ़े हैं, उन सबको सिखा चुका हूँ ये सारी चीजें, एंजाइम्स के विषय में, इनके काम करने के तरीके, है ना। और दोबारा से भी हमें तो करने हैं ही सर। ओके सर। ठीक है भाई, तो ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं। क्यों काटा जाता है डीएनए को? भाई हम पूरा ही डीएनए निकाल के डाल दें, क्या दिक्कत है, क्यों काटना है? क्योंकि मेरे भाई हमें ये जो डीएनए का टुकड़ा है ना, ये डीएनए का टुकड़ा हमें डालना है किसी दूसरे होस्ट सेल में। उसमें डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस डीएनए के टुकड़े को किसी न किसी वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ता है। जुड़ेगा तब जब वो उसके साथ कंफर्टेबल होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने डीएनए को ऐसी जगह से काटते हैं ताकि वो वेक्टर के साथ कंफर्टेबली जुड़ जाए। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए मैंने कहा वेक्टर के साथ कंफर्टेबली जुड़ने के लिए काटा जाता है मेरे भाई। ठीक है, वेक्टर के साथ जुड़ने के लिए, वेक्टर के कंफर्टेबली जुड़ने के लिए हम उसके ऊपर एंजाइम की सहायता से कट लगाते हैं बच्चे। ठीक है, ओके सर। और ये ध्यान रखना, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो हम काटते हैं ना, तो ये डीएनए पे ही चीजें लागू होती हैं, सब पे लागू नहीं होती है। डीएनए के लिए हमारे पास में, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो डीएनए पे कटिंग करने का अच्छा मेथड है, ये सब पे नहीं लगता। ओके सर, समझ में आ गई बात? ठीक है सर। फिर बच्चे को होता है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, मतलब जीएनए के फ्रेगमेंट कह रहा हूं मैं, तो फ्रेगमेंट तैयार करने के लिए। ये तो हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग हुआ एक, तो एक होता है इसको बोलते हैं बच्चे पीसीआर पॉलीमराइजेशन। पीसीआर पॉलीमराइजेशन या पीसीआर बहुलकीकरण बोल सकते हो, या सिंपली आप इसको एम्प्लीफिकेशन शब्द यूज करते हैं आजकल ज्यादा। एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन आपको भी याद रहेगा भविष्य के लिए। एम्प्लीफिकेशन
एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, संख्या बढ़ाना कह सकते हो। पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें डीएनए की कई कॉपियां तैयार होती हैं, कई कॉपियां बनाई जाती हैं। मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट हमें चाहिए, तो हमें इसमें क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए की कई कॉपी, कई टुकड़े हम तैयार कर, डीएनए का कोई टुकड़ा हमें बनाना है ना, कई टुकड़े चाहिए, तो डीएनए के टुकड़ों की संख्या बढ़ाने का ही तरीका पीसीआर होता है। तो पीसीआर मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यहां से भी हम लोग एक फ्रेगमेंट उठा सकते हैं। इसके अलावा हम ये फ्रेगमेंट, ये टुकड़ा जो है ना, वो जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन मेथड से भी प्राप्त कर सकते हैं। जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन ये हम पढ़ चुके हैं भाई, याद करो। इसी यूनिट के अंदर शुरुआत में हमने पहले बैक्टीरिया से कैसे आइसोलेट करते हैं उसको पढ़ा था, फिर मैंने कहा था कि जो जीनोमिक डीएनए है वो कैसे आइसोलेट करते हैं एनिमल से, बैक्टीरिया से, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन कुछ मेथड्स हमने जाने थे बच्चे। तो ये डीएनए का टुकड़ा हम ऐसे भी उठा सकते हैं, अलग करके, आइसोलेट करके बच्चे। ठीक है, ओके सर, ये भी हमारी एक बात हो गई। उसके अलावा फिर बच्चे एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी हम ले सकते हैं, सी डीएनए बोलते हैं जिसको, सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसको बोलते हैं कि मान लो किसी जीव से आपने एमआरएनए उठा लिया, और एमआरएनए जो है ना उसके साथ में आपने एक प्रोसेस करी जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखो, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो एमआरएनए से आप डीएनए बना लो पहले, और जो डीएनए बनेगा उसको सी डीएनए बोलेंगे, और ये फ्रेगमेंट को उठा लो, इस फ्रेगमेंट को उठा लिया हमने बस। तो यहाँ तो अभी पहला स्टेप में यही तो देख रहे हैं कि भाई हम डीएनए के टुकड़े कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हमें तो क्लोन करवाना उसको चल के आगे। तो हम डीएनए के टुकड़ों को ऐसे अलग अलग मेथड से, अलग अलग विधियों से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं सर। ठीक है, तो सेल से एमआरएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो डीएनए बनता है। ध्यान रखना, आरएनए की क्लोनिंग नहीं होती है। मैंने ये टॉपिक शुरू किया है आज वाला, तो शुरू में लिखा था डीएनए या आरएनए क्लोनिंग। क्लोनिंग तो डीएनए की ही होती है, किसी भी बैक्टीरिया में डालो चाहे कहीं भी डालो डीएनए ही होगा। फिर आरएनए क्यों बोलते हैं, आरएनए इसलिए बोलते हैं कि कई बार जो है ना हमारे डीएनए का स्रोत आरएनए होता है, इसलिए उसको हम आरएनए क्लोनिंग बोल देते हैं। क्लोन तो डीएनए ही होएगा आगे चल के, मतलब कॉपियां तो डीएनए की ही बनेंगी, लेकिन कई बार वो डीएनए हमें आरएनए से प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? ओके सर, ये था पहला स्टेप, जिसका मतलब था टुकड़ा कैसे उठाना है, उठा लिया। अब है कि हम टुकड़े को किसी न किसी वेक्टर से जोड़ेंगे तो बाद में पहले ये देखेंगे कि उस वेक्टर का चयन कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, और ये पढ़ेंगे बच्चे अगली क्लास में। ठीक है ना, तो आज यहां तक करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर दोबारा से आप सभी से। जय हिंद भाई।